नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के इस चरण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेज को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसको वैसे एग्जामिनेशन पॉइंट से कम महत्व दिया जाता है। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उनका बहुत बड़ा योगदान था और वह है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, एक था हमने पढ़ा था उदारवादी राष्ट्रवाद, एक था उग्रवादी राष्ट्रवाद और एक है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। उग्रवादी राष्ट्रवाद जो था वो उग्र जरूर था लेकिन अहिंसात्मक था, लेकिन जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद होगा वो हिंसा के माध्यम से, हिंसक गतिविधियों के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता में अपना खौफ उत्पन्न करना चाहेगा। इस क्रम में इसके दो चरण माने जाते हैं। पहला चरण, जिसकी शुरुआत 1897 में एक घटना से हुई और मुख्यतः उसका क्रम जो है 1905 से 1920 है, और दूसरा फिर 1920 के बाद में शुरू हुआ, जिसको आगे बढ़ेंगे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, यशपाल, राजगुरु वगैरह सब उसके अंदर आएंगे। जो पहला चरण है, उस पहले चरण के उद्भव के कारण जो है, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उद्भव के कारण, और कौन सा चरण? पहला चरण, जो फर्स्ट फेज है, उसके उद्भव के कारण जो है वो बेसिकली 1890 से 1905 तक की जो गतिविधियां थी, उन 1890 से 1905 की गतिविधियों ने उत्पन्न करने में अहम रोल अदा किया। जैसे इस समय 1890 से 1905 के बीच में जो उदारवादी राष्ट्रवादियों की गतिविधियां थी, उससे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भी संतुष्ट नहीं थे और वे भी उसे एक प्रकार की भिक्षा के समान ही मानते थे, और उनका मानना था कि ब्रिटिश जो है हिंसा के अलावा किसी और भाषा को नहीं समझते हैं। अतः क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंसक घटनाओं के माध्यम से ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता में एक प्रकार का डर और खौफ पैदा करना था, उसकी शुरुआत भारत में बॉम्बे प्रेसिडेंसी अर्थात वर्तमान के महाराष्ट्र से हुई। और आधुनिक क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का पिता जो है वासुदेव बलवंत फड़के को माना जाता है। वासुदेव बलवंत फड़के को माना जाता है, जो ब्रिटिश सत्ता के सामने हो जाते हैं। वासुदेव बलवंत फड़के। तो सबसे पहले आपसे पूछे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उद्भव के कारण, तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उद्भव के कारण 1890 से 1905 की ब्रिटिश गतिविधियों में निहित थे। जैसे 1905 का बंगाल विभाजन, 1896 से लेकर 1900 के मध्य भयंकर अकालों का पड़ना, और उन अकालों में भी ब्रिटिश सत्ता द्वारा भारतीय जनता की संवेदनशीलता को न पहचानना, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों के साथ किए जा रहे नस्लीय भेदभाव, भारत में प्लेग जैसी भयंकर बीमारी के फैलने के बावजूद भी ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय जनता का व्यवस्थित तरीके से ध्यान न रखना, लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां, उसी समय आयरलैंड में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया था। इसी प्रकार उसी समय रूस के अंदर भी रूसी निहालिस्ट जो थे, उन्होंने भी हिंसक घटनाओं के माध्यम से अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाया था। इसलिए क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जो है, उन्होंने अपने व्यक्तिगत त्याग और बलिदान के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई नींव रखी, जिसे आधुनिक भारत के इतिहास में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रथम चरण कहा जाता है। तो अब आपके प्री एग्जामिनेशन पॉइंट से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको मैंने छोटे छोटे रूप में, हालांकि आपको कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं बोल के आपको उसको स्पष्ट करना चाहूंगा। सबसे पहले आपसे ये पूछे कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का जो प्रथम चरण था, उसका मेन उद्देश्य क्या था? तो हिंसा के रास्ते ब्रिटिश सत्ता में डर पैदा करना या खौफ पैदा करना। तो यहां पर ध्यान रखना कि वो डर पैदा करना चाह रहे हैं ब्रिटिश सत्ता के अंदर। दूसरा, इसका उद्भव के कारण कहां से होंगे? तो इसके उद्भव के कारण, मतलब उद्भव के कारण तो मैंने आपको बता दिए,
लेकिन उस समय किन नेताओं से इनको प्रेरणा मिली? तो इन नेताओं में प्रेरणा इनको मिलेगी, स्पेशली जो प्रेरणा जो मिली है वो बाल गंगाधर तिलक की राष्ट्रवादी गतिविधियों से। हालांकि बाल गंगाधर तिलक खुद उग्र जरूर थे लेकिन अहिंसात्मक थे, लेकिन कहते हैं कि उन्हीं के कुछ लेखों से, उन्हीं की कुछ गतिविधियों से और उनके द्वारा चलाए गए कुछ उत्सव से इनको इस प्रकार की प्रेरणा मिली और शिवाजी महोत्सव और गणेश उत्सव जैसी उत्सव ने भी इनमें राष्ट्रवादी भावनाओं को संचार करने में अहम भूमिका अदा की। यहां पर यह भी कहा जाता है कि जैसे शिवाजी ने अफजल खां को जिस प्रकार से मारा था, वो उस समय मराठा राष्ट्र की एक प्रकार से घटना थी। उसी से प्रेरणा लेते हुए अगर ब्रिटिश सत्ता भारतीय जनता का साथ नहीं दे रही है तो इस प्रकार की शोषणपरक नीतियों के खिलाफ हिंसक गतिविधियों के माध्यम से अंजाम दिया गया। तो इस क्रम में आपसे अगर ये पूछे कि इनको उद्भव की प्रेरणा कहां से मिली, तो बाल गंगाधर तिलक से, आयरिश आतंकवादियों से और रूसी निहालिस्टों से इनको ये प्रेरणा मिलती है, रूसी निहालिस्टों से। उसके बाद फिर आगे बढ़े और आपसे पूछे कि भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है, तो उत्तर होगा वासुदेव बलवंत फड़के, जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ हथियार उठा लिए। फिर आपसे चौथा क्वेश्चन ये पूछे कि भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की पहली घटना कौन सी मानी जाती है? भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की पहली घटना कौन सी मानी जाती है? तो इस क्रम में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की पहली घटना है पूना में 2 ब्रिटिश प्लेग कमिश्नर अधिकारियों की हत्या, और वो थे रेन एंड अरेस्ट जो थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। इन नाम को कंफर्म आप करोगे। ये उग्र क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की पहली घटना हिंदुस्तान में मानी जाती है। ध्यान रखना, आगे चलकर जब क्रांतिकारी घटनाएं बढ़ जाएगी, जब जगह जगह इस प्रकार की हिंसक घटनाएं आएगी, तो 1917 में रॉलेट कमीशन बनता है जो इस बात की जांच करता है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई और इसको रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो आपको पता है, हम पढ़ेंगे अलग से पूरा रॉलेट एक्ट, जो रॉलेट कमीशन की सिफारिश पर लाया गया था। उस रॉलेट एक्ट में लिखा गया था कि पुलिस चाहे तो किसी व्यक्ति को संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है, और यदि रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया तो उस व्यक्ति को वकील करने का, दलील देने का और अपील करने का अधिकार नहीं होगा। ये हम पढ़ेंगे, न अपील, न दलील, न वकील, रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट जो लाया गया था, जो आएगा 1917 में रॉलेट कमीशन बनेगा, रॉलेट एक्ट 1919, उसी की प्रतिक्रिया में जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा। तो आप लोग ध्यान रखें, वो जो रॉलेट कमीशन बना था 1917 के अंदर, एक्ट आएगा 1919 के अंदर, उस रॉलेट कमीशन ने भारत में किस घटना को भारत में पहली क्रांतिकारी आतंकवादी घटना का कहा था? तो उत्तर होगा आपका पूना के 2 प्लेग कमिश्नरों की हत्या को। और ध्यान रखना, पूना में जो 2 प्लेग कमिश्नर की हत्या हुई थी वो की थी चापेकर बंधुओं ने। ये चापेकर 2 भाई थे, बाल कृष्ण चापेकर और दूसरे थे दामोदर चापेकर। इन्होंने पूना हत्याकांड में सबसे अहम रोल अदा किया था। हालांकि उस समय पूना में प्लेग फैला हुआ था और ये दोनों ब्रिटिश अधिकारी इतने निरंकुश थे कि उन्होंने जनता की संवेदनाओं को नहीं पहचाना बल्कि अव्यवस्थाओं को अंजाम दिया, और इनसे परेशान होकर चापेकर बंधुओं ने इनकी हत्या करती थी। इसलिए आपसे अगर यह पूछे कि रॉलेट कमीशन ने किस घटना को भारतीय आतंकवाद का पहला विस्फोट बताया था, देखो घटना ये हुई 1897 में, लेकिन 1897, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1914 ऐसे घटनाएं लगातार बढ़ती जाएगी। तो ब्रिटिश सरकार इसकी जांच के लिए और नए एक्ट के लिए एक कमीशन बनाएगी जिसको हम कहते हैं रॉलेट कमीशन। उस रॉलेट कमीशन ने कहा कि भारत में
भारत में पूना केस जो है वो भारतीय आतंकवाद का पहला विस्फोट माना जाता है, और दूसरा, इस घटना को भारत में यूरोपियन की पहली राजनीतिक हत्या कहा गया। मैं जो बोल रहा हूं उसको आप राइट डाउन करना। क्या कहा गया? भारत में यूरोपियन की पहली राजनीतिक हत्या। भारत में यूरोपियंस की पहली राजनीतिक हत्या किस घटना को कहा गया? तो होगा पूना केस में 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या। उसके बाद हम आगे चलें तो महाराष्ट्र के अंदर ही क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देने के लिए एक छोटा सा संगठन बनता है, और ध्यान रखना अंग्रेजों ने इन संगठनों को उस समय आतंकवादी संगठनों के रूप में एक शॉर्टलिस्ट किया हुआ था, इसलिए इनकी एग्जैक्ट स्थापना कब हुई, कहां हुई, इसकी खबर बहुत कम मिलती है। तो इस क्रम में एक महाराष्ट्र का प्रसिद्ध संगठन आता है मित्र मेला। तो ध्यान रखना, आपसे पूछे महाराष्ट्र का प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन कौन सा था, तो होगा मित्र मेला। एक आपसे ये पूछे कि भारत में किस जाति या समुदाय में सबसे पहले क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को देखा जा सकता है, तो उत्तर होगा चित्पावन ब्राह्मण। ध्यान रखना आप लोग, चित्पावन ब्राह्मण जो महाराष्ट्र के थे उसी के थे चापेकर बंधु। चित्पावन ब्राह्मण भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को पैदा करने वाले पहले समुदाय के रूप में सबसे पहले सामने आते हैं। फिर महाराष्ट्र का प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन जिसने व्यापक घटनाओं को अंजाम दिया, उत्तर होगा मित्र मेला। और मित्र मेला की स्थापना 1899 में हुई थी। यही संगठन जो है 1904 में एक नए संगठन में परिवर्तित हुआ, जिसे आधुनिक भारत के इतिहास में अभिनव भारत कहा जाता है। तो आपसे पूछे कि अभिनव भारत की स्थापना या अभिनव भारत का मुख्य केंद्र कहां था, तो उत्तर होगा नासिक। अभिनव भारत के संस्थापक किसको माना जाता है, तो उत्तर होगा वीडी सावरकर। वीडी सावरकर को अभिनव भारत का संस्थापक माना जाता है। और अभिनव भारत जो बना है 1904 में किस संगठन का परिवर्तित रूप है, मित्र मेला का। इसी प्रकार से हम आगे बढ़े तो एक क्वेश्चन अभी पूछा नहीं गया है, एग्जाम में आपके पास आ सकता है कि अभिनव भारत की किस राष्ट्रवादी पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने पेरिस, मतलब फ्रांस की राजधानी पेरिस में जाकर रूसी निहालिस्ट, जो एक आतंकवादी ग्रुप था, रूसी निहालिस्टों से बम बनाने की तकनीक सीखी, तो उत्तर होगा पांडुरंग महादेव। तो उत्तर होगा पांडुरंग महादेव जो है ये अभिनव भारत के एक क्रांतिकारी थे, जिन पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने पेरिस में जाकर रूसी निहालिस्टों से बम बनाने की तकनीक सीखी, जिसका प्रयोग आगे चलकर भारत में किया गया। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और एक और ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण घटना है, वो क्या है, अभिनव भारत के ही एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम था अनंत लक्ष्मण करकरे। अभिनव भारत के ही एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम था अनंत लक्ष्मण करकरे। और अभिनव भारत के अनंत लक्ष्मण करकरे ने 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी। जिला मजिस्ट्रेट मतलब जिला कलेक्टर की हत्या करना उस समय आज भी बहुत बड़ी घटना मानी जा सकती है। उस जमाने के अंदर ब्रिटिश सरकार के दौरान नासिक के जिला मजिस्ट्रेट की हत्या कर दी किसने, अनंत लक्ष्मण करकरे। और अनंत लक्ष्मण करकरे किस क्रांतिकारी समूह से जुड़े थे, तो उत्तर होगा अभिनव भारत। उत्तर होगा अभिनव भारत। और ये घटना कब की है, तो ये घटना 1909 की है। वापस रिपीट कर रहा हूं, अभिनव भारत के ही अनंत लक्ष्मण करकरे ने 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी, जो उस समय एक बहुत बड़ी घटना मानी गई। और ब्रिटिश सरकार ने इस घटना के खिलाफ बहुत तुरंत एक्शन लिया। और वो एक्शन क्या था कि कहते हैं कि उस समय
वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर उस समय लंदन में थे। वीडी सावरकर उस समय लंदन में थे और उन पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने अपनी गतिविधियों के माध्यम से कहीं ना कहीं इस घटना को अंजाम दिया है। इस घटना का इनडायरेक्ट एलिगेशन जो है वो बेसिकली जाता है वीडी सावरकर पर। और वीडी सावरकर 1906 से लंदन में थे और उनको 2.5-3 साल वहीं हो गए थे। और आप ध्यान रखना कि वीडी सावरकर उस समय वीडी सावरकर के सहयोग में कौन थे, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, जिनका लंदन में घर था और वो घर इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता है। हमने 1857 का विद्रोह पढ़ा था और मैंने वहां लिखा था भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक ये जो लेख लिखा गया, ये किसने लिखा था? वीडी सावरकर ने। ये कब लिखा था? ये उसी दौरान जब वो लंदन में थे तब की बात है। तो ध्यान रखना 1909 में ये जब घटना हो रही है, तो हालांकि उससे पहले 1906 से ही वीडी सावरकर लंदन में है, लेकिन 1909 की इस घटना में उन पर भी आरोप लगा और उन्हें गिरफ्तार किया गया। और जब उनको गिरफ्तार करके लाया गया तो आप लोग ध्यान रखना, ये जो नासिक के जिला मजिस्ट्रेट की हत्या होती है, इसी हत्या को कहते हैं नासिक षड्यंत्र केस। नासिक कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से नासिक षड्यंत्र केस के नाम जाना जाता है। और कहते हैं वीडी सावरकर को, जो बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे, उनको इसमें फंसाया गया। वीडी सावरकर को इसमें फंसाया गया और कुल 37 लोगों पर केस चला था। नासिक षड्यंत्र केस के तहत कुल 37 लोगों के खिलाफ ये केस चला था, जिसमें वीर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर सहित 37 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई थी, काले पानी की सजा, काले पानी की सजा। तो यहां पर यह भी ध्यान रखना, इसलिए वीडी सावरकर पोर्ट ब्लेयर की जेल में थे। और काले पानी की सजा का मतलब होता है कि उस जमाने के अंदर अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित सेल्युलर जेल में डाल दिया जाता था, जहां से भागने के कोई रास्ते नहीं थे। उसी को कहते हैं काले पानी की सजा। तो ध्यान रखना, यहां पर इन राष्ट्रवादियों ने अपने तरीके से अपना योगदान दिया और महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में निश्चित रूप से अपना अहम रोल अदा किया। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे का, जितना आपको दिखाई दे सकता है उसको देखने का प्रयास किया ना। मैंने सब पॉइंट्स एक जगह कवर करने के चक्कर में इसको थोड़ा छोटा लिख दिया है, उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन आप इसका एक पूरा स्क्रीनशॉट लें। बाकी जो चीजें दिखाई नहीं दे रही है उसको मैं आपको बड़ा करके लिखने का प्रयास करूंगा। तो ये आपका पार्ट होगा। इसके आगे हम चलें, यहां से आगे हम चलें तो फिर एक पॉइंट आपका होगा कि महाराष्ट्र के बाद, क्योंकि महाराष्ट्र मतलब बॉम्बे प्रेसिडेंसी, उस समय ब्रिटिश सत्ता वहां पर डायरेक्ट थी, इसलिए वहां पर शोषण परक रवैये के कारण वहां क्रांतिकारी घटनाएं सामने आई। इसी प्रकार भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दूसरा बड़ा केंद्र जो है बंगाल बना। भारत में जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद था, उस क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र जो है वो बेसिकली बंगाल बनता है। और बंगाल इसलिए बनेगा, देखो, बंगाल ही उदारवाद का केंद्र बनेगा, बंगाल ही उग्रवादी राष्ट्रवाद का केंद्र बनेगा, बंगाल ही स्वदेशी आंदोलन का केंद्र था, बंगाल ही वो प्रांत था जहां सबसे अधिक शिक्षित लोग भी थे, बंगाल ही वो प्रांत था जहां पर सबसे ज्यादा गरीब भी थे, बंगाल ही वो प्रांत था जहां सबसे अधिक जमींदार भी थे, बंगाल ही वो प्रांत था जहां पर राष्ट्रवाद का सबसे अधिक विकास हुआ था। इसलिए जाहिर सी बात है क्रांतिकारी घटनाएं बंगाल में भी व्यापक स्तर पे सामने आई। इस क्रम में आपको ध्यान रखना होगा कि बंगाल के अंदर भी शोषण का चक्र भयंकर था। इसलिए कहते हैं कि भारत में अंग्रेजों का पहला प्रायोजित राज्य कौन सा बना, पहला स्पॉन्सर्ड स्टेट कौन सा बना? बंगाल बना। और बंगाल में आपसे अगर यह पूछे कि बंगाल में क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देने वाले दो प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे, तो उत्तर आएगा वारिंद्र कुमार घोष। पहला आएगा
वारिंद्र कुमार घोष, वारिंद्र कुमार घोष। और ध्यान रखना यही वारिंद्र कुमार घोष जो है बेसिकली हम पढ़ते हैं उग्रवादी राष्ट्रवादी अरविंद घोष, उन्हीं अरविंद घोष के भाई थे ये, अरविंद घोष के ही परिवार में थे, अरविंद घोष के भाई थे। कौन? वारिंद्र कुमार घोष, वारिंद्र कुमार घोष अरविंद घोष के भाई थे। और ये इन्होंने बंगाल में क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देने में बहुत बड़ी भूमिका रखी। ये जो वारिंद्र कुमार घोष थे, इनकी दो पुस्तकें आती हैं। एक पुस्तक तो उनकी थी भवानी मंदिर। वारिंद्र कुमार घोष की पुस्तकें आती है जो क्रांतिकारियों को प्रेरित करने में बड़ी भूमिका अदा करती थी। उसमें से एक का नाम है भवानी मंदिर और दूसरी आती है वर्तमान स्थिति। ये दो ऐसी पुस्तकें थी किसकी? वारिंद्र कुमार घोष की, जो किस परिवार से थे? तो अरविंद घोष के परिवार से थे, अरविंद घोष के परिवार से थे। और दूसरा नाम बंगाल में आता है भूपेंद्र नाथ दत्त का, दूसरा नाम आता है भूपेंद्र नाथ दत्त का। आपने सुना होगा नाम नरेंद्र दत्त। नरेंद्र दत्त स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था, तो ये स्वामी विवेकानंद के परिवार से थे, उनके भाई थे भूपेंद्र नाथ दत्त। और भूपेंद्र नाथ दत्त का एक बहुत युगांतरकारी, बहुत क्रांतिकारी अखबार चलता था जिसका नाम था युगांतर, जिसका नाम था युगांतर। तो युगांतर नामक जो अखबार है वो भूपेंद्र नाथ दत्त का था। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि वो कौन सी पत्रिका थी जिसने ये कहा कि यदि हमें अंग्रेजों के विरोध का सामना करना है तो 30 करोड़ भारतीयों को अपने 60 करोड़ हाथ ऊपर करने होंगे ताकि हम एक होकर इनका मुकाबला कर सकें। तो ध्यान रखना, बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को जन्म देने में, आगे बढ़ाने में और प्रेरित करने में जिन दो लोगों की सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका रही है, उसमें एक नाम आता है वारिंद्र कुमार घोष का और दूसरा नाम आता है भूपेंद्र नाथ दत्त का। वारिंद्र कुमार घोष की दो पुस्तकें काफी फेमस रही, भवानी मंदिर और वर्तमान स्थिति। और भूपेंद्र नाथ दत्त का एक समाचार पत्र था जिसका नाम था युगांतर, जिसने उस समय के युवाओं में देश प्रेम, त्याग, व्यक्तिगत बलिदान की भावनाओं को भरने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। तो ये पॉइंट्स पे ध्यान रखना। और ये हम इसको इसलिए ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि छोटे छोटे बिंदु जरूर हैं, लेकिन वर्तमान में यूपीएससी कुछ ऐसे टॉपिक्स को छू रही है जो अनछुए हैं। और मैंने भी अपनी लाइफ में देखा कि कई टीचर्स जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी को बहुत अच्छा फोकस करते हैं और अधिनियमों को फोकस करते हैं, लेकिन वर्तमान में जो प्रश्न आ रहे हैं वो प्रश्न बेसिकली क्रांतिकारी राष्ट्रवाद या कुछ ऐसे छुपे हुए लोग जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया, लेकिन वहां उनको किताबों में और हमारी सरकारों ने इतनी जगह नहीं दी। लेकिन हमारा दायित्व बनता है कि उन्होंने चाहे हिंसा के माध्यम से किया हो, चाहे उदारवाद के तरीके से किया हो, लेकिन यदि राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र की स्वतंत्रता में उन्होंने अगर योगदान दिया है तो हमें निश्चित रूप से उन्हें याद करना चाहिए। तो ये ध्यान रखना, आपसे पूछे कि बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को अंजाम देने में किन दो लोगों की बड़ी भूमिका रही? वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। अब आप लोग ध्यान रखना, वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने मिलकर किस समिति की स्थापना की थी जो कि एक क्रांतिकारी संगठन माना जाता है? तो फिर इसका उत्तर होगा वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने जिसकी स्थापना की उसे हम अनुशीलन समिति कहते हैं। इसकी स्थापना 1907 में कलकत्ता में हुई थी। मतलब इन दोनों ने मिलकर एक समिति स्थापित की जिसे इतिहास में अनुशीलन समिति के नाम से जाना जाता है। तो वापस रिपीट, अगर पहला क्वेश्चन आपसे पूछे कि अनुशीलन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? ए उदारवाद, बी उग्रवादी राष्ट्रवाद, सी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के प्रथम चरण से और डी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के द्वितीय चरण से। तो उत्तर होगा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के प्रथम चरण से। कहां पर सक्रिय थी? उत्तर होगा बंगाल के अंदर। तीसरा,
इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो उत्तर होगा वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। वारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। और अनुशीलन समिति ने भी बहुत सारी घटनाओं को अंजाम दिया था। बहुत सारे फैक्चुअल डाटाज वहां पर हैं जो अगर बंगाल पीसीएस का एग्जाम हो तो उनको पूछ जाने की संभावना है। यहां पर आपके लिए इतना बहुत होगा। तो यहां पर मैं लिखा है बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाने का श्रेय वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त को दिया जाता है, जिसमें भूपेंद्र नाथ दत्त का युगांतरकारी नामक अखबार ने लोगों में प्रेरणा पैदा करने में अहम रोल अदा किया था। इसी प्रकार से एक थे ब्रह्म बांधव उपाध्याय, ध्यान रखना, एक थे ब्रह्म बांधव उपाध्याय, और इनकी एक पत्रिका चलती थी जिसका नाम था संध्या। और इस संध्या नामक पेपर ने भी क्रांतिकारी विचारों को फैलाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी, और यह भी बंगाल की प्रसिद्ध लोकप्रिय पत्रिका थी। इसी प्रकार आपने इतिहास में बहुत बड़ा नाम आप सुनते हैं, और वो पत्रिका का नाम है वंदे मातरम। वंदे मातरम नामक पत्रिका बंगाल में किसने चलाई? तो होगा अरविंद घोष। ये ध्यान रखना, वंदे मातरम पत्रिका का नाम है, और वंदे मातरम पत्रिका किसने चलाई? अरविंद घोष ने चलाई थी, अरविंद घोष। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखोगे। और इन्होंने भी अपने तरीके से वहां पर क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को फैलाने में अपनी भूमिका अदा की। अब उसके आगे हम बढ़े, और आप लोग ध्यान रखना कि बंगाल में कलकत्ता के पास एक जगह मानिकतला, और इस मानिकतला में बम बनाने का एक कारखाना था। बम बनाने का कारखाना ब्रिटिश सरकार को मिला था। ये एक घटना, इसको आपको याद रखना है। इसी को कलकत्ता आपको पता है, कलकत्ता ही जो है उसका नाम अलीपुर भी है। अलीपुर भी कलकत्ता का नाम था, आपको पता होगा, सिराजुद्दौला ने रखा था इसका नाम। यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन, मानिकतला में जो बम बनाने का कारखाना था जो कलकत्ता में है, वो बनाने का श्रेय किसके पास जाता है? तो उत्तर होगा हेमचंद्र कानूनगो। ये प्रसिद्ध बंगाली क्रांतिकारी थे हेमचंद्र कानूनगो, और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने क्रांतिकारियों का सहयोग करने के लिए मानिकतला के अंदर बम बनाने की फैक्ट्री स्थापित की थी। ध्यान रखना, ये क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों से जुड़े हुए कई प्रमाण नहीं है। जैसे आज की तारीख में अगर सरकार के खिलाफ कोई जाकर काम करेगा तो उसके जो साक्ष्य है वो बहुत कम मिलेंगे। तो उस समय चूंकि ब्रिटिश सरकार थी और इन्होंने राष्ट्र के लिए ये काम किया, उसमें से एक नाम आता है प्रसिद्ध क्रांतिकारी हेमचंद्र कानूनगो, जिन्होंने मानिकतला में बम बनाने की कारखाना की स्थापित किया था। ये घटना भी आप याद रखोगे। अच्छा, ये घटनाएं कब चर्चा में आती है? जैसे मैं कह दूं कि ये घटना है 30 अप्रैल 1908 की, इससे जुड़ी हुई एक घटना है 30 अप्रैल 1908। अब 30 अप्रैल 1908 को क्या हुआ? तो दो प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, और उन दो प्रसिद्ध क्रांतिकारियों का नाम था खुदीराम बोस और दूसरे थे प्रफुल्ल चाकी। इन दोनों ने क्या किया कि 30 अप्रैल, देखो यहां पर छोटा लिखा हुआ है तो मैं थोड़ा बड़ा लिख के आपको समझा रहा हूं। 30 अप्रैल 1908 को, 30 अप्रैल 1908 को, और घटना कहां की है? तो ये घटना बिहार के मुजफ्फरपुर की घटना है, जब बिहार के मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश
कि गाड़ी पर, मतलब किंग्सफोर्ड की जो आधिकारिक गाड़ी थी उस पर इन्होंने, किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर इन्होंने बम फेंका। हालांकि इस घटना में किसी प्रकार का कोई मानवीय नुकसान नहीं हुआ। पहले वापस रिपीट कर रहा हूं, दो प्रसिद्ध क्रांतिकारी नाम आता है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने एक घटना को अंजाम दिया और ये घटना है 30 अप्रैल 1908 की, जब इन्होंने बिहार के मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश की गाड़ी पर बम फेंका। हालांकि उसमें कोई मानवीय नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उस गाड़ी में ये था ही नहीं, कौन, किंग्सफोर्ड। लेकिन इस घटना को आगे चलकर ब्रिटिश ने बड़ी घटना का रूप दिया, जिसे अलीपुर षड्यंत्र केस कहा जाता है। और इस घटना के बाद जो आपको पता होगा, प्रफुल्ल चाकी जो था, प्रफुल्ल चाकी ने इस घटना के कुछ समय बाद ही आत्महत्या कर ली। इन्होंने, प्रफुल्ल चाकी ने इस घटना के बाद आत्महत्या कर ली। यह आत्महत्या इसलिए की होगी कि वैसे भी ब्रिटिश जो है वो फांसी देंगे, तो इस घटना के मारे या उन क्रांतिकारियों को हमारा नमन कि उन्होंने उस समय चाहे जैसे भी हो लेकिन अपना व्यक्तिगत त्याग उन्होंने देश के लिए कर दिया। हमें इस रुकन को याद रखना चाहिए। प्रफुल्ल चाकी, ज्यादा उम्र नहीं थी, उन्होंने आत्महत्या कर ली ये घटना के बाद। और दूसरे बच्चे खुदीराम बोस को फांसी हुई। और आपसे पूछे, आधुनिक भारत के इतिहास में ब्रिटिश काल में सबसे कम उम्र में फांसी 15 वर्ष की युवा अवस्था में किस व्यक्ति को फांसी हुई? उत्तर होगा खुदीराम बोस। तो आप ये भी एक फैक्चुअल ध्यान रखोगे। और ध्यान रखना, अंग्रेजों ने इस घटना को बड़ा बनाया और इसे अलीपुर षड्यंत्र केस कहा। अभी आपको सर अलीपुर षड्यंत्र केस क्यों कहा? तो बेसिकली अलीपुर षड्यंत्र केस इसलिए कहा इन्होंने कि इन्होंने ये जो बम फेंका, इस बम की घटना को इस बात से जोड़ा कि बम बनाने की फैक्ट्री है कहां। तो बम बनाने की फैक्ट्री अलीपुर, मतलब कलकत्ता के माणिकतला में थी। तो उसी से जो है अब माणिकतला पर भी छापा पड़ेगा और माणिकतला पे छापे के बाद में कौन कौन लोग इसमें लिप्त है, अंग्रेजों ने उन सब पर कार्रवाई की। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि मुजफ्फरपुर की घटना के बाद, मुजफ्फरपुर की घटना हुई है 30 अप्रैल 1908 को, और इस घटना के बाद मई 1908 में अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से एक केस दर्ज हुआ मुजफ्फरपुर की घटना के बाद। और इसमें जहां पर ये बम बनते थे और कहां बनते थे, मैंने लिखा था हेमचंद्र कानूनगो की माणिकतला में बम बनाने की जो फैक्ट्री थी, वहां पर जबरदस्त छापा पड़ता है, एक भयंकर धरपकड़ शुरू होती है। और कहते हैं कि माणिकतला पर छापा मारकर 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन 34 लोगों में 2 महत्वपूर्ण क्रांतिकारी और एक उग्रवादी राष्ट्रवादी थे। नाम है, एक तो वारिंद्र घोष जो क्रांतिकारी थे और एक उनके भाई उग्रवादी राष्ट्रवादी अरविंदो घोष। मतलब आप देखिए, अरविंदो घोष डायरेक्ट इसमें जुड़े हुए नहीं थे, क्योंकि अरविंदो घोष की पत्रिका वंदे मातरम के माध्यम से कई क्रांतिकारी लेख छपे हुए थे, जिनसे प्रेरित होकर इन्होंने ऐसा किया। दूसरा, अरविंदो घोष के भाई जो थे वो खुद क्रांतिकारी घटनाओं में प्रत्यक्ष रूप से लिप्त थे, और मैं तो उनको नमन करता हूं कि उन्होंने उस समय ब्रिटिश सत्ता से लोहा लिया। और आप देखिए, वारिंद्र घोष और अरविंदो घोष सहित 34 लोगों को उसमें गिरफ्तार किया गया था। 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और इन 34 लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंदो घोष को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उचित साक्ष्य न मिलने के कारण बाद में अरविंद घोष को छोड़ दिया जाता है, उनको रिहा कर दिया जाता है। लेकिन अरविंदो घोष पर जिस प्रकार का ब्लेम लगाया गया, जिस प्रकार की शोषणपरक नीतियों के बावजूद भी निर्दोष लोगों को जेल में डाला गया, कहते हैं कि यहां से
ये जो घटनाक्रम था ये अरविंदो घोष के जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़ था। और ये भी कहते हैं कि अरविंदो घोष जो प्रसिद्ध उग्रवादी राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने वंदे मातरम नामक पत्रिका भी चलाई थी अरविंदो घोष, और एक न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड, इसका ध्यान रखना, पढ़ना मैं नाम बोल रहा हूं, न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड के लेखक कौन थे, ये पढ़ना और कमेंट करके मुझे अभी बताइए आप कि न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसकी पत्रिका थी या किसका लेख था। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, अरविंदो घोष, इस अलीपुर षड्यंत्र केस ने अरविंदो घोष के जीवन को ही बदल दिया और उन्होंने अंदर ही अंदर तय कर लिया कि अब मुझे ब्रिटिश भारत में ही नहीं रहना है, मतलब जहां पर ब्रिटिश शासन है मैं वहां रहूंगा ही नहीं। और साथ ही साथ कहते हैं कि उनके मन में यह भाव भी आया कि तमाम समस्याओं का समाधान अध्यात्म में है। मतलब अरविंदो घोष यहां से अध्यात्म की ओर मुड़ते हैं, आध्यात्मिकता की ओर जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी की ओर जाते हैं। और अरविंदो घोष ने ब्रिटिश भारत छोड़ दिया। तो आप कहोगे सर वो ब्रिटिश भारत छोड़ के कहां जाएंगे, तो ब्रिटिश भारत छोड़ने के बाद वो चले गए फ्रेंच टेरिटरी में, जो फ्रेंच एरिया था उसमें चले गए। और भारत में फ्रेंच टेरिटरी जो थी वो बेसिकली थी पांडिचेरी, जिसको आज हम पुदुचेरी कहते हैं। उस पांडिचेरी में उन्होंने अपना आश्रम बनाया, पांडिचेरी में। और पांडिचेरी में, जिसका नाम आज की तारीख में पुदुचेरी है, जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो पुदुचेरी आज भी अगर सबसे अधिक फेमस है तो फेमस है अरविंदो आश्रम के लिए। और आप लोग ध्यान रखना, अरविंदो आश्रम एक इंटरनेशनल सेंटर है जहां पर कॉलेज, स्कूल सब कुछ है। जहां पर पुदुचेरी के पास अरविंदो आश्रम जहां पर है, उसमें एक जगह है जहां कहते हैं कि हर समय वहां लगभग 100 देशों के लोग आपको मिल सकते हैं भारत के अंदर। मुझे उस जगह का नाम याद नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और जैसे मैं बोलता हूं कि आप ये बताएं तो प्लीज आप लोग शेयर जरूर करें, केवल सुने नहीं। केवल सुनना निरंकुशता की ओर लेके जाता है। आप जवाब दोगे तो डेमोक्रेसी की हमें भी एहसास होगा कि हाँ बच्चे डेमोक्रेटिक हैं, हमारी बात को मान रहे हैं, हमारी बात को सुन रहे हैं। सिर्फ आप में से बहुत कम लोग आप में से कमेंट करते हैं। जबकि आप जो आईएएस बनेंगे, आप जो आरएस बनेंगे या यूपी पीसीएस की किसी एग्जाम को पास करोगे तो लिख करके पास करोगे। ध्यान रखना, प्री केवल एंट्रेंस की चाबी है, जो आपकी मेरिट बनेगी वो मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर बनेगी। इसलिए लिखें जरूर। लिखना आपकी अभिव्यक्ति है और आप उसे जरूर बताएं। गलत सही हो सकता है, ये आगे की बात है, लेकिन तुरंत लिखने की प्रैक्टिस अपने दिल में डालें, अपने मस्तिष्क में डालें, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो ये ध्यान रखना। और कहते हैं कि उसके बाद अरविंदो आश्रम ने ब्रिटिश भारत छोड़ दिया और वो वहीं रहने लगे। कहां पर? पुदुचेरी में अरविंदो आश्रम के अंदर। और यहां से एक तो उनकी पत्रिका बंगाल में पेश चलती थी, जो नाम था वंदे मातरम, और यहां पर उन्होंने एक पत्रिका और निकाली जिसका नाम था कर्मयोगी। क्या नाम था उनका? अरविंद घोष द्वारा एक पत्रिका और चलाई गई थी जिसका नाम था कर्मयोगी। ये कर्मयोगी जो उन्होंने चलाई थी, ये बेसिकली पुदुचेरी से चलाई थी। तो ये आपका पार्ट था, पूरा का पूरा मैंने थोड़ा एक डिटेल बताइए आपको। अरविंदो आश्रम, अलीपुर षड्यंत्र केस, माणिकतला बम फैक्ट्री, हेमचंद्र कानूनगो, ये सब के बारे में। अब आगे हम चले। और एक आप लोग और ध्यान रखना, एक केस आता है दिल्ली षड्यंत्र केस। क्या था? दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस क्या था? दिल्ली षड्यंत्र केस क्या था? दिल्ली षड्यंत्र केस क्या था? इसका उत्तर क्या होगा? तो इसको जानने के लिए देखो आप, सबसे पहले आप देखिए कि 1911 के आसपास लॉर्ड हॉर्डिंग जो था, ये उस समय भारतीय वायसरॉय था। लॉर्ड हॉर्डिंग जो है भारतीय वायसरॉय था।
और लॉर्ड हॉर्डिंग जो है 1911 में दो घोषणाएं करता है, और जिस समय ये घोषणाएं करता है उस समय क्रांतिकारी राष्ट्रवाद अपने चरम पर था। ये दो घोषणाएं करता है, और वो दो घोषणाएं थी, एक तो ये बंगाल का विभाजन रद्द कर देता है, जो हमने कल भी ये चीज पढ़ी थी, बंगाल का विभाजन रद्द कर देता है, बंगाल का विभाजन रद्द कर देता है। पहली घटना तो ये थी कि इसमें लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया, और दूसरी घोषणा है कि इसी समय घोषणा की जाती है कि अब कलकत्ता के स्थान पर, कलकत्ता के स्थान पर नई दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया जाएगा। ये घोषणा 1911 में होती है। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, 1911 में तत्कालीन ब्रिटिश भारतीय वायसरॉय लॉर्ड हॉर्डिंग ने दो प्रमुख घोषणाएं की। उन घोषणाओं के तहत एक तो 1911 में उसने बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया था। अब आप कहोगे सर बंगाल का विभाजन हुआ कब था? तो पिछले वाले दो वीडियो देखे हैं जिसमें पूरा हमने बंगाल का ही पूरा वर्णन किया है। तो मैंने कहा था 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। पश्चिम बंगाल में हिंदू बहुसंख्यक थे, पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बहुसंख्यक थे, और अंग्रेजों ने फूट डालो और राजकरों की नीति के तहत राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए ऐसा किया था। लेकिन बाद में जो समितियां आई, उन समितियों ने कहा कि भारत में, ब्रिटिश समितियों ने यह कहा कि भारत में बंगाल विभाजन अप्राकृतिक है और ऐसा विभाजन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे राष्ट्रवाद कम नहीं हुआ है बल्कि राष्ट्रवाद और अधिक बढ़ गया है। इसलिए इन्होंने बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया। साथ ही साथ अंग्रेजों ने महसूस किया होगा कि पूरा भारत जो था, उस भारत को राजनीतिक रूप से और प्रशासनिक रूप से कलकत्ता से उसको नियंत्रित करना मुश्किल था। इसलिए पहले वाले साम्राज्यों से तुलना करते हुए इन्होंने अपनी राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। घोषणा 1911 में होती है और राजधानी बनेगी 1912 के अंदर। और ध्यान रखना, बंगाल विभाजन को रद्द करने के बाद ही बंगाल से एक प्रांत बनेगा, बिहार, इसको अलग से पढ़ेंगे, ये भी इसी से बनता है। तो कलकत्ता के स्थान पर नई दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाए जाने की घोषणा होती है, और उसका इंप्लीमेंटेशन होता है 1912 में। और जब 1912 में लॉर्ड हॉर्डिंग दिल्ली को राजधानी बनाने के लिए जब एक जुलूस निकल रहा था दिल्ली के अंदर, और एक झांकी थी जिसमें एक रथ पर लॉर्ड हॉर्डिंग बैठा हुआ था, कहते हैं कि दिसंबर 1912 में जो झांकी निकल रही थी खुशी के अंदर कि राजधानी नहीं बनी है, उस खुशी में एक झांकी निकल रही थी, महोत्सव कह सकते हो आप, उसमें लॉर्ड हॉर्डिंग का जो रथ था, कहते हैं कि उसके ऊपर बम फेंका गया। हालांकि लॉर्ड हॉर्डिंग को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उस समय ब्रिटिश भारतीय वायसरॉय के ऊपर बम फेंकना कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। और कहते हैं कि इस घटना को अंजाम देकर रास बिहारी बोस जापान भाग जाते हैं। एक थे रास बिहारी घोष, जो 1907 के सूरत विभाजन में अध्यक्ष बने थे, वो अलग है। एक है 1912 में क्रांतिकारी घटना को अंजाम देने वाले रास बिहारी बोस, वो पकड़ में नहीं आए, वो यहां से भाग गए और पहुंच गए जापान। मतलब वो साउथ ईस्ट एशिया में रहते हैं काफी लंबे समय तक, और वो वहीं पर जाकर, आपको पता होगा आगे चलकर हमारी 1940 के दशक के आसपास जो आजाद हिंद फौज बनेगी, वो उसके साथ भी जुड़ जाते हैं, और वहीं पर वो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की भी स्थापना करते हैं। पिछली बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था लगभग 2 साल पहले, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर होगा रास बिहारी बोस। मैं सिर्फ आप लोगों से यहां पर एक रिक्वेस्ट चाहूंगा कि मैं आज ये देखना चाह रहा हूं
कि जो दिल्ली में होर्डिंग पर जब बम फेंका गया था तो उसमें रास बिहारी बोस के अलावा और कौन कौन से क्रांतिकारी शामिल थे, उसके नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर 10 लोग भी आज कमेंट करेंगे तो मैं उसको लाइक जरूर करूंगा। सही नाम होगा, गलत नाम होगा तो मैं उसमें जरूर बताऊंगा, लेकिन मेरी आपसे हार्दिक इच्छा है आज की कि आज आप बताएं कि दिल्ली में लॉर्ड हॉर्डिंग पर जब बम फेंका गया था तो उसमें रास बिहारी बोस के अलावा और कौन कौन से क्रांतिकारी थे, उनके नाम आप तुरंत या इस दौरान, वीडियो देखते दौरान आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। बेहद खुशी मुझे होगी और मुझे यह भी पता चलेगा कि हां इनको याद था या इन्होंने याद करने का प्रयास किया। तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट जरूर करें आप, ताकि हमें उससे एप्रिसिएशन मिले, हम उससे प्रोत्साहित हों कि हां आप हमें देख रहे हो। तो ये घटनाक्रम था। उसके बाद में हम आगे बढ़े और एक पॉइंट और आएगा आपका, और वो बिंदु है कि क्या मद्रास, जैसे ब्रिटिश भारत के दो प्रमुख केंद्र हैं, ब्रिटिश भारत के दो प्रमुख, एक तो महाराष्ट्र मतलब बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर भी काफी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, बंगाल में भी बहुत सारी हुई। क्या मद्रास के अंदर इस प्रकार की गतिविधियां हुई थी? तो ध्यान रखना, मद्रास भी गतिविधियों का केंद्र बना और मद्रास में दो क्रांतिकारियों का नाम आप याद रखना, नीलकंठ ब्रह्मचारी और वांची अय्यर। इन दोनों ने मद्रास प्रेसिडेंसी में क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देने में अपना अहम रोल अदा किया था। तो ये आप लोग याद रखेंगे मद्रास प्रेसिडेंसी में, और अभी तक ये प्रश्न पूछा नहीं गया है, इसलिए भविष्य में प्रश्न आपका आ सकता है। इसके आगे हम बढ़े और एक पॉइंट हमें और देखना पड़ेगा। उसके बाद ये टॉपिक हम फिर पढ़ेंगे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सेकंड चरण, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे साइमन कमीशन के बाद में। अभी थोड़ा एक चीज और देखें कि भारत से बाहर का मतलब क्या होगा? तो उत्तर होगा विदेशों में। भारत के बाहर विदेशों में किन लोगों ने या संगठनों ने क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया? क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया, तो फिर नाम क्या आएगा? तो इस स्थिति में जो नाम आएगा वो नाम, पहला अगर आपसे पूछे कि विदेशों में रहकर, मतलब उस समय के जो एनआरआई थे, प्रवासी भारतीय, उनमें से किस व्यक्ति ने विदेश में रहकर क्रांतिकारियों की मदद की, आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और अन्य भी कई तरीकों से? उसमें पहला नाम आएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा। मैं आप लोगों की जानकारी चाहूंगा यहां पर, और मैं देखता हूं आप में से कितने लोग बताते हैं कि श्यामजी कृष्ण वर्मा का संबंध भारत के किस प्रांत से था या किस जगह से था जहां से वो लंदन गए, मतलब भारत में किस जगह के वो मूलवासी थे। आप में से कितने लोग बताते हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी। प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि श्यामजी कृष्ण वर्मा का संबंध भारत के किस प्रांत से, किस जगह से था। और एग्जामिनेशन पॉइंट्स में आपसे पूछे कि श्यामजी कृष्ण वर्मा कौन थे, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा प्रसिद्ध प्रवासी भारतीय जिन्होंने ब्रिटेन में रहकर क्रांतिकारियों की बड़ी स्तर पे मदद की। श्यामजी कृष्ण वर्मा का जो लंदन में घर था, लंदन में इनका घर था, उसे इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता है। उसे किस नाम से जानते हैं? इंडिया हाउस के नाम से। श्यामजी कृष्ण वर्मा के घर को, जो लंदन में था, किस नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा इंडिया हाउस।
इंडिया हाउस लंदन में वो घर है। देखो आप, आज की तारीख में अच्छे से अच्छे लोगों के घर नहीं है लंदन के अंदर, लेकिन श्याम जी बड़ी हस्ती थी। मैं आपसे वापस पूछना चाह रहा हूं, वो भारत के किस प्रांत से, किस जगह से थे? तो श्यामजी किशन वर्मा से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक तो ध्यान रखना, इन्होंने 1905 में ही लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की इन्होंने लंदन में। इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। और इनकी प्रसिद्ध पत्रिका थी, इनकी जो फेमस पत्रिका थी, उस फेमस पत्रिका का नाम था इंडियन सोशलिस्ट। पत्रिका का नाम था इंडियन सोशलिस्ट। तो ये दोनों क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ लिए गए हैं, और एक क्वेश्चन राजस्थान पीसीएस में पूछा गया है। आपसे पूछे कि श्यामजी कृष्ण वर्मा का जो संगठन था उसका नाम क्या था? इंडिया होम रूल सोसाइटी। और प्रसिद्ध पत्रिका कौन सी थी? तो इंडियन सोशलिस्ट के नाम से। उनके घर का नाम किस नाम से फेमस था? उत्तर होगा इंडिया हाउस के नाम से फेमस था। और प्रसिद्ध घटना क्या, देखो ध्यान रखना, वीडी सावरकर भी अगर लंदन में रहे तो वो श्यामजी कृष्ण वर्मा के घर में ठहरे थे। कौन? वीडी सावरकर। अब आगे हम चलें और आपसे पूछे कि इंडिया हाउस की प्रसिद्ध घटना कौन सी है? मतलब इंडिया हाउस से जिनको प्रोटेक्शन मिला, जहां से लेकर जो घटना होती है, तो वो है जुलाई 1909 की घटना। जुलाई 1909 की घटना है। और वो घटना क्या थी जुलाई 1909 की? कि इंडिया हाउस का, वापस रिपीट कर रहा हूं, इंडिया हाउस का मदन लाल धींगरा, इंडिया हाउस के मदन लाल धींगरा ने, इंडिया हाउस के मदन लाल धींगरा ने उस समय की भारत सचिव हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। इस पद की स्थापना 1857 के अधिनियम, 1857 के विद्रोह के बाद 1858 के अधिनियम से की गई थी। भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जो लंदन में बैठता था और भारत संबंधी सबसे बड़ा अधिकारी था, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। उस भारत सचिव का जो राजनीतिक सलाहकार था, उस भारत सचिव का जो राजनीतिक सलाहकार था, उस राजनीतिक सलाहकार का नाम था कर्जन वाइली। उसका नाम क्या था? कर्जन वाइली। कर्जन वाइली। उस कर्जन वाइली की हत्या कौन कर देता है? मदन लाल धींगरा। तो आपसे पूछे इंडिया हाउस के किस क्रांतिकारी ने भारत सचिव की राजनीतिक सलाहकार कर्जन वाइली की 1909 में हत्या कर दी? तो उत्तर होगा मदन लाल धींगरा। तो ये भी ध्यान रखना। और श्यामजी कृष्ण वर्मा को हमने इसलिए याद किया कि श्यामजी ने प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से भारत में और ब्रिटेन के अंदर क्रांतिकारियों की मदद करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। उन्होंने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने अपनी पत्रिका इंडियन सोशलिस्ट के माध्यम से अपने विचारों का प्रसार किया। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, किसमें? भारत से बाहर विदेशों में क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देने या उनको मदद करने वाले लोगों के अंदर। अब उसके आगे हम देखें तो नाम आएगा एक और नाम, और वो है मैडम भीकाजी कामा। अब आप देखिए, मैडम भीकाजी कामा के बारे में यूपीएससी जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, वो किस समुदाय से थी? हालांकि इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए किस समुदाय से थी, लेकिन फिर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। तो आप लोग ध्यान रखना, मैं रिपीट कर देता हूं। ये बेसिकली बॉम्बे प्रेसिडेंसी से थी और इनके माता पिता पारसी थे। पर्शियन कम्युनिटी, पारसी समुदाय से थी, पर्शियन कम्युनिटी। दूसरा पॉइंट ध्यान रखोगे, इनके जो पति थे, पति रुस्तम जी कामा, हस्बैंड का नाम था रुस्तम जी कामा। मैडम भीकाजी कामा
लंबे समय तक कहां रही? तो लंबे समय तक ये रही लंदन में। और कहते हैं कि लंदन में ये भी श्यामजी कृष्ण वर्मा के संपर्क में मैडम कामा थी, जिन्होंने क्रांतिकारियों की मदद करने में अहम रोल अदा किया। मैडम भीकाजी कामा दादाभाई नौरोजी की कुछ समय के लिए निजी सचिव भी थी। निजी सचिव भी थी, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। तो हालांकि ऐसे प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन मैं बता दूं, रिपीट कर दूं, 2007 में यूपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया है, और वो क्वेश्चन था निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दीजिए और बताएं कि कौन से बिंदु मैडम कामा के संबंध में सत्य है। नंबर 1, वह पारसी समुदाय से थी, उनके पति का नाम रुस्तम जी कामा था, जो कि पारसी थे। दूसरा वे लंबे समय तक लंदन में रही और दादाभाई नौरोजी की निजी सचिव भी थी। तीसरा और इंपॉर्टेंट, जो आपसे एग्जाम में प्रश्न बहुत बार पूछा गया है मैडम कामा के बारे में, तो ध्यान रखना, मैडम कामा ने एक तो इन्होंने विदेशों के अंदर, मतलब भारत के बाहर विदेशी धरती पर स्पेशली पेरिस में, देखो लंदन से पेरिस में इन्होंने किस पत्रिका को चलाया था? तो उत्तर होगा वंदे मातरम। और जो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है मैडम भीकाजी कामा के बारे में, वो सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि 1907 में जर्मनी की स्टुटगार्ट में, आप देखें एक बार, जर्मनी के स्टुटगार्ट में द्वितीय अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कॉन्फ्रेंस, कई जगह कांग्रेस लिखा हुआ है, सेकंड इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन। आपसे पहला क्वेश्चन तो एकदम इजी वे में ये पूछ ले कि द्वितीय अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां हुआ था? 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में हुआ था। दूसरा प्रश्न और सबसे अधिक बार मैडम कामा से पूछा गया है, और वह है कि मैडम भीकाजी कामा ने निम्नलिखित में से किसमें भारतीय प्रतिनिधि के तौर पर हिस्सा लिया? तो उत्तर होगा द्वितीय अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कॉन्फ्रेंस के अंदर। और ध्यान रखना, उस समय तक चूंकि भारतीय ध्वज नहीं बना था, लेकिन ये प्रतीकात्मक रूप से भारतीय झंडे को भी वहां पर लहराती है, एक प्रतीक था झंडे का, आज का झंडा नहीं, प्रतीकात्मक। तो ये भी ध्यान रखना, बड़ा योगदान था विदेशी धरती पर प्रवासी भारतीयों में क्रांतिकारी विचारों को पैदा करने में जिस महिला की बड़ी भूमिका थी, वो थी मैडम भीकाजी कामा। फिर आगे हम बढ़े, विदेशी धरती पर ही एक नाम और आता है, और वो नाम है गदर पार्टी का। वो नाम है गदर पार्टी का। गदर पार्टी, सबसे पहले अगर आप देखोगे कि गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई, तो गदर पार्टी की स्थापना देखने के लिए ये 1 मिनट के लिए आप मान लीजिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये जो पार्ट है ये आ गया कनाडा, और ये पार्ट आ गया अमेरिका, और ये पार्ट आ गया मैक्सिको।
नीचे मध्य अमेरिका, नीचे जो पार्ट आ गया वो आ गया मध्य अमेरिका का, और ऊपर बहुत सारे आइलैंड्स आपको पता है ये सब के सब कनाडा के हैं, और यहां पर यह आ जाएगा ग्रीनलैंड। अब आप देखिए कि आज भी बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय एनआरआईज और पीआईओ पीपल्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या में अमेरिका के किस क्षेत्र में हैं? तो अमेरिका का जो ये क्षेत्र आप देख रहे हो ये वाला, इस क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में, यहां तक कि कनाडा में तो ये जो कोलंबिया प्रोविंस है यहां पर 12 लाख पंजाबी हैं इस जगह पर। तो जाहिर सी बात है ये उस टाइम ब्रिटिश काल में लोग चले गए और वहीं बस गए। और ये जो पार्ट आप देख रहे हो यहां पर भी बड़ी संख्या में लोग गए। इस साइड में आएगा सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस वगैरह सब इसी साइड में आएंगे, ये बड़े बड़े सिटी है। इस साइड में आएगा न्यूयॉर्क, वाशिंगटन वगैरह इस साइड में है, लेकिन सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस इस साइड में है। कौन सी? पश्चिमी साइड में, और न्यूयॉर्क, वाशिंगटन पूर्वी साइड में है। तो आप लोग ध्यान रखना कि इस जगह पर बड़ी संख्या में भारतीय थे। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, और हमारा हेडिंग जो है वो है गदर पार्टी। और गदर पार्टी में हमने ये समझा कि भारत के बाहर के क्रांतिकारियों में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी छोर पर कनाडा और यूएसए में रहने वाले प्रवासी भारतीयों ने भी तन मन धन से भारतीय क्रांतिकारियों की मदद की, और इस क्रम में उनकी सहायता करने के लिए उन्होंने 1913 में सैन फ्रांसिस्को के अंदर, 1913 में सैन फ्रांसिस्को के अंदर, और नवंबर 1913, ध्यान रखना, नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को में और सैन फ्रांसिस्को ये रहा, सैन फ्रांसिस्को के अंदर गदर पार्टी की स्थापना की, जिसके संस्थापक लाला हरदयाल को माना जाता है। लाला हरदयाल, जिसके फाउंडर जो है, जिसके अध्यक्ष जो है लाला हरदयाल माने जाते हैं, और बाद में इनके साथ जुड़ते हैं सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना, ये दो नाम बड़े आते हैं। इन्होंने मिलकर के गदर पार्टी की स्थापना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी छोर पर रहने वाले प्रवासी भारतीयों के माध्यम से की, जिसका मुख्य केंद्र था वो था सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को यूएसए में है, और किस साइड में? पश्चिमी साइड के अंदर। तो यहां पर इन लोगों ने गदर पार्टी के माध्यम से यहां रहने वाले प्रवासी भारतीयों से बड़े स्तर पर धन इकट्ठा किया, हथियार खरीदे, और ये लोग उन हथियारों को भारत में पहुंचाते थे। और बड़े, क्योंकि ये राष्ट्रवाद से जुड़े हुए थे। अब एक चीज आप पूछोगे कि सर यहां कनाडा में इतनी बड़ी संख्या में क्यों गए? क्योंकि कनाडा भी ब्रिटिश उपनिवेश था, और जो जो ब्रिटिश उपनिवेश थे वहां पर भारतीयों को बड़ी संख्या में मजदूरों के रूप में काम करने के लिए ले जाया गया था। इसलिए कनाडा में बहुत सारे भारतीय थे। कनाडा से वो चले गए यूएसए के अंदर, और चूंकि उस समय यूएसए कोई सुपर पावर भी नहीं था, तो ये लोग वहां सेट हो गए और वहां पर मेहनत करने लगे, और वो जो पैसा था उन्होंने भारतीय क्रांतिकारियों का सहयोग करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। अब क्वेश्चन आपसे मेरा है कि गदर पार्टी की प्रसिद्ध पत्रिका कौन सी थी? गदर पार्टी की प्रसिद्ध पत्रिका कौन सी थी? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि गदर पार्टी की प्रसिद्ध पत्रिका कौन सी थी। तो उत्तर होगा, गदर पार्टी की पत्रिका का नाम भी गदर था। गदर पार्टी की पत्रिका का नाम भी क्या था? गदर था। और ये गदर किन किन भाषाओं में छपती थी? अंग्रेजी, पंजाबी, दो भाषाएं मैंने बोल दी है। बाकी दो भाषाओं के नाम आपको बताने हैं कि किन दो भाषाओं में ये और छपती थी या किस में नहीं छपती थी। ये आपको कमेंट करके बताना है, तभी मैं कल की क्लास में बताऊंगा।
मैं आज पूरे कमेंट्स पढ़ूंगा, कितनी प्रतिक्रियाएं आती है। अगर ज्यादा प्रतिक्रियाएं आई तो मैं कल बताऊंगा, अन्यथा इसका उत्तर नहीं बताऊंगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक बताएं ताकि मैं आपके लिए काम करने के लिए और एप्रिशिएट हो सकूं। तो यहां पर ये ध्यान रखना। अब वे कौन सी दो घटनाएं होगी जिन घटनाओं ने गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत अधिक उत्तेजित कर दिया? तो वो घटनाएं थी, नंबर 1, गदर पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी। मतलब क्या होगा, लाला हरदयाल वगैरह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो आप देखिए गिरफ्तार क्यों किया जाएगा कि ये टाइमिंग चल रहा है 1913 और 1914 के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा तो क्योंकि जितने ब्रिटिश उपनिवेश थे वहां पर भारत विरोधी गतिविधियों को, ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए गिरफ्तारियां शुरू हो जाएगी। इसलिए आपको पता है 1914 के बाद क्रांतिकारी राष्ट्रवाद में कमी आती है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद नियंत्रण, कंट्रोल बढ़ जाता है। लेकिन यहां ध्यान रहे कि गदर पार्टी को उत्तेजित करने वाली दो प्रमुख घटनाएं कौन सी थी? तो उत्तर होगा, एक तो गदर पार्टी के प्रसिद्ध नेताओं को गिरफ्तार करना, उससे वो क्रांतिकारी सबके सब उत्तेजित होंगे। और दूसरा एक घटना है कामागाटा मारू की घटना। ये घटना जो है वो है कामागाटा मारू की घटना। अब यहां पर आप देखिए ये ग्लोब है और इस जगह पर ये नॉर्थ अमेरिका और यहां पर ये मान लीजिए अफ्रीका, यहां पे अफ्रीका और ये भारत, ये दक्षिण पूर्वी एशिया, ऐसे ऐसे मान लीजिए आप। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि भारतीय यहां पर बड़ी संख्या में रहते थे। कहां पर? स्पेशली कनाडा, और कनाडा ब्रिटिश उपनिवेश था। तो बड़ी संख्या में पंजाबी रोजगार के लिए कहां गए? कनाडा के अंदर। अब ब्रिटिश सरकार को चिंता सताने लगी कि भारत के बहुत सारे मजदूर और प्रवासी काम करने के लिए लगातार कनाडा में आ रहे हैं। इसलिए कनाडा में रहने वाली ब्रिटिश सरकार ने, सरकार वही अंग्रेजों की सब जगह, क्योंकि उसके 53 कॉलोनीज थी अंग्रेजों की, तो ब्रिटिश कनाडा सरकार जो थी उसने कानून बना दिया और कानून बना के भारतीयों के आने पर रोक लगा दी कि अब कोई भारतीय जो है कनाडा नहीं जा सकता, ऐसा कोई कानून बना। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ रोजगार की आवश्यकता थी तो कहा यार कोई ना कोई जुगाड़ कीजिए। तो भारतीय गए यहां से, इंडियंस जो है यहां से गए सिंगापुर, और सिंगापुर से फिर आपको पता पृथ्वी गोल है तो इधर आ गए वो इस साइड में, पृथ्वी गोल है तो रास्ता इधर से नहीं आएगा, ऐसे लंबा पड़ेगा, इधर से रास्ता शॉर्ट पड़ेगा सीधा यहां से सिंगापुर, सिंगापुर से मलक्का जलसंधि क्रॉस करते हुए सीधा इधर आएंगे तो ये आ जाएगा वापस इस जगह पर, मतलब इधर से होके आएंगे ये ऐसे। तो ये जो लोग गए ऐसे कि भारत से सिंगापुर, सिंगापुर से कनाडा, वो लोग पहुंच गए जबकि वहां कानून बना हुआ था। तो फिर लोगों में ये बात हुई कि यार हम भी ऐसे चले। तो सिंगापुर का एक रजिस्टर्ड जहाज था जिसका नाम था कामागाटा मारू। ध्यान रखना ये कामागाटा मारू किसका नाम है? एक जहाज का नाम है। और इसके जो मुख्य थे, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन गुरप्रीत सिंह समथिंग नाम था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ये कामागाटा मारू जहाज में बैठकर बहुत सारे भारतीय कनाडा के लिए रवाना हुए। लेकिन तब तक वहां कानून बदल गया कि चाहे किसी भी देश से आए, भारत से डायरेक्ट आए या भारत से इनडायरेक्ट होते हुए आ रहे, कनाडा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कहते हैं कि ये लंबे समय तक ये जहाज यहां पर खड़ा रहा, 3 महीने तक। और अभी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2 साल पहले कनाडा की यात्रा की थी तो वो जरूर वैंकूवर में उस जगह पे गए, उस जगह का मुझे नाम याद नहीं आ रहा सही, वहां गए और श्रद्धांजलि व्यक्त की। हालांकि उन लोगों को इस क्षेत्र से, समुद्री क्षेत्र से अंदर आने नहीं दिया गया और उनको वापस भारत भेजा गया। 3 महीने के उत्पीड़न के बाद जब वो लोग
कलकत्ता बंदरगाह वापस पहुंचे तो उन्होंने जबरदस्त हंगामा किया और कहते हैं कि इस घटना ने भी भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को पैदा करने में अपना अहम रोल अदा किया। क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सत्ता में डर पैदा किया। उन्होंने व्यक्तिगत त्याग और बलिदान के माध्यम से एक नई इबारत पेश की, एक नई मिसाल को कायम किया कि किस प्रकार अपने व्यक्तिगत त्याग के माध्यम से भी राष्ट्र में अपना योगदान दे सकते हैं। इसलिए हमें क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के इन लोगों को बहुत बेहतर तरीके से याद रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमारा पाठ इतना ही है। कल हम आधुनिक भारत के इतिहास में फिर एक नए टॉपिक, नए विषय के साथ मिलेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में, जो आपके यूपीएससी प्री को पास करवाने में और सिविल सेवा के अन्य जो एग्जाम्स हैं उसमें भी अहम रोल अदा करेगा। जय हिंद, जय भारत।